प्रदेश के रीवा जिले में बन रहे विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट और देश की पहली टाइगर सफारी के मुद्दे पर प्रदेश के ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल से खास चर्चा की हमारे संवाददाता आकाश चोकसे ने। इस दौरान शुक्ल ने पाला प्रभावित किसानों को भी राहत की घोषणा की है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है नवकरणीय ऊर्जा खनिज एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी। सर, रीवा हम आए हैं, हमने देखा है दो बड़े प्रोजेक्ट्स पे आपके यहाँ काम चल रहा है और जिसमें टाइगर सफारी की बात करें तो एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है और विश्व का पहला प्रोजेक्ट मतलब भारत का पहला प्रोजेक्ट हम इसे देख रहे हैं। किस तरह इसकी शुरुआत हुई? मतलब रीवा जो है सफ़ेद शेरों की दहाड़ सबसे पहले यहाँ सुनाई दी थी, लेकिन अब फिर आप प्रयास कर रहे हैं कि विंध्य में एक बार ये दहाड़ फिर से सुनाई दे। देखिए, रीवा की पहचान सफ़ेद शेर से जुड़ी हुई है और पिछले 40 वर्षों से सफ़ेद शेर एक बार यहाँ से गया तो फिर वापस नहीं आया, लेकिन लगातार ये मांग बनी रही कि सफ़ेद शेर को वापस आना चाहिए। जब भी रीवा में कोई बड़ा डिग्निटरीज आते हैं तो अखबारों में अभी भी ये छपता है सफ़ेद शेरों की धरती पे आपका स्वागत है। उस समय हम लोगों को लगता था कि यदि कोई पूछेगा कहाँ है सफ़ेद शेर तो क्या जवाब देंगे। ये वर्षों से कि लोगों की भावनाओं के सम्मान का विषय है कि सफ़ेद शेर को वापस लाया जाए। और इसलिए जैसे ही हमारी सरकार बनी और कुछ दिनों के लिए वन मंत्रालय का काम मुझे मिला था 2008 से 9 में, तो मैंने कहा कि अब इस मौके को छूटना नहीं चाहिए और इसके लिए राज्य शासन से मंजूरी के बाद केंद्र सरकार प्रस्ताव जाता है इसके लिए और वहाँ लगातार प्रयास चला 2009 से लेके और 2012 तक लगातार अनवरत प्रयास जब चला तो 2013 में भूमि पूजन करने की 2012 में भूमि पूजन करने की स्थिति बनी। 3 साल वो सारी औपचारिकताएँ और मंजूरियाँ 2012 में काम शुरू हुआ और 2015 में अब हम उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं अप्रैल। शुक्ला जी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, काफ़ी अड़चने भी हैं जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी की भी काफ़ी सारी अनुमतियाँ हैं, काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस है उसका। सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गाइडलाइन है इसमें, तो किस तरह से आपने भी फ़िलहाल इम्प्लीमेंट किया और कहाँ तक पहुँची है आपकी प्रोसेस? सुप्रीम कोर्ट की जो सीसी कमेटी होती है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उससे मंजूरी के बाद ही काम शुरू हो पाया और अब अंतिम मोहर भी लग गई है। जो इस जू के बनने के बाद एक एक्सपर्ट कमेटी आती है जो इसको विजिट करती है, फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और पिछले महीने शायद इसी महीने 10 तारीख को उसकी बैठक हुई है, 10 मार्च को, जिसने उसमें अंतिम मोहर लगा दी और इसको जू की मान्यता मिल गई। अब एनिमल एक्सचेंज कमेटी की बैठक होगी और एनिमल को एक्सचेंज करना, एक जू से दूसरे जू में लाना, ये इतना बड़ी समस्या अब इसमें बची नहीं है। फिलहाल प्रोजेक्ट में देखिए तो वाइट शेर आप कहाँ से लाने की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से, क्योंकि बहुत ही कम संख्या है इसकी? दिल्ली चिड़ियाघर से बात हुई है और इंदौर जू में भी वाइट टाइगर हैं और उड़ीसा के नंदनकानन में वाइट टाइगर हैं। तो भोपाल के वन विहार में 2 वाइट टाइगर, एक मेल और एक फीमेल आ चुके हैं, जो वन विहार भोपाल में इसलिए रखे गए हैं कि इसके जू की मान्यता का इंतज़ार था, जो अब हो गया है जी। तो अब वो भोपाल से 2 तो तुरंत हम जब चाहें यहाँ पे ला सकते हैं और बाकी इंदौर जू से और दिल्ली चिड़ियाघर से हमको और भी मिलने वाले हैं, बातचीत हो गई है और उड़ीसा के नंदनकानन में भी बातचीत चल रही है। तो कुल मिला के 5 वाइट टाइगर तो रहेंगे सफारी में जी। और बाकी जो हमारे और एंक्लोजर हैं वहाँ पे अन्य जो जानवर हैं उसके एनिमल जो एक्सचेंज की कमेटी के अप्रूवल होते जाएंगे और वो। शुक्ला जी, मैं चाहूँगा आप ये भी साफ करें कि जिस तरह से जू में, तो ऐसे प्रदेश में 3 जू हैं, ग्वालियर में भी है, इंदौर में भी, भोपाल में भी है और इंदौर में भी वाइट टाइगर है, भोपाल में भी है, लेकिन यहाँ के जू में क्या अलग रहेगा? सफारी है तो किस तरह से वो लोग अपने देख पाएंगे वाइट टाइगर को जू में जाकर के, क्या कॉन्सेप्ट है? ये क्या है, जू और सफारी दोनों है जो रीवा में बन रहा है, ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। 100 हेक्टेयर लगभग 250 एकड़ में जू सफारी बन रहा है। जू में तो जानवर अंदर होता है और जो दर्शक होते हैं वो बाहर खुले में रहते हैं और सफारी में जानवर खुले में रहते हैं, जो देखने वाले हैं वो बंद गाड़ी में जाते हैं और देख सकते हैं। तो जू भी है यहाँ, सफारी भी है यहाँ
रेस्क्यू सेंटर भी है यहाँ जो वन विहार में है। हाँ। ये मध्य प्रदेश में वन विहार में रेस्क्यू सेंटर के बाद ये दूसरा रेस्क्यू सेंटर है। और ब्रीडिंग सेंटर भी है, वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर भी ब्रीडिंग हमने सेंटर बनाएंगे इसे। मंजूर कराया। हाँ। जो भारत सरकार के वन मंत्रालय से जो स्वीकृतियाँ हुई हैं वो इसमें 4 चीज़ों की स्वीकृतियाँ हुई हैं। यूनिक कॉम्बिनेशन है, आप कहीं भी जाएंगे या तो आपको ज़ू मिलेगा या आपको सफारी मिलेगा। रेस्क्यू सेंटर वन विहार में इस वाइल्ड लाइफ एरिया के अंदर है, लेकिन चारों कॉम्बिनेशन एक जगह है। ये सिर्फ आपको देश में रीवा के ही इस सेंटर में मिलेगा। और दूसरा हम देखें तो अभी फ़िलहाल कितनी लागत आई है इस प्रोजेक्ट पर और क्या क्या काम आप देख रहे हैं इसमें करना? इसमें मुझे ऐसा अंदाज है कि 60 से 70 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी जब तक ये पूरा काम पूरा हो जाएगा। और पूरा जो खर्च है इसकी लागत का वो राज्य सरकार अपने बजट से इसका को उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार से हमने सिर्फ स्वीकृतियाँ प्राप्त की, बाकी जो इसमें बजट एलोकेशन सारी राशि जो है राज्य सरकार की। देखें तो अभी फ़िलहाल जिस तरह से ये आपने नया प्रोजेक्ट तो लिया है और काफ़ी इसकी गति भी है, और अभी टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, खजुराहो है, तो अब क्या संभावना देखते हैं आप टूरिज्म में रीवा की? ये बहुत ही अच्छी संभावना है। टूरिज़्म में एक क्रांति आएगी इस सफारी के बन जाने से। लोग यहाँ पर आएंगे, वरना टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय गांधी के साथ जो भी आएंगे वो यहाँ ज़रूर आना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो एश्योर्ड साइटिंग रहेगी। यहाँ पर आने पर लोगों को सफारी में वाइट टाइगर देखेगा, इसकी गारंटी रहेगी। कभी कभी लोग नेशनल पार्क में जाते हैं और घूमते हैं और टाइगर की साइटिंग नहीं हो पाती। तो बिल्कुल सही बात है। वन विभाग के लोग सिक्योरिटी रहेगी आने के बाद से। इसलिए यहाँ पे ज़रूर लोग आएंगे। और ये जो टूरिस्ट सर्किट बनेगा खजुराहो, पन्ना, रीवा, बांधवगढ़, तो उस सर्किट में ये आने से काफ़ी उठाव आएगा। मैं एक बड़ा अभिन्न प्रश्न इसको कहेंगे कि वन मंत्री तो काफ़ी सारे आए हैं, काफ़ी सारे अधिकारी आए हैं, लेकिन आप वन मंत्री के पद से दूसरे मंत्रालय संभालने के बाद भी अभी भी उस मंत्रालय में इतनी रुचि दिखा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए व्यक्तिगत रूप से आप लगे हुए हैं। 2013 से मुझे जानकारी मिली कि युद्ध स्तर पर इसका कार्य जारी है। क्या कारण है आप अभी वनों के संरक्षण पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? ये विंध्य के पहचान से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। और मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि जिस दिन वाइट टाइगर यहाँ पर आएगा दोबारा, तो सिर्फ रीवा जिला ही नहीं बल्कि रीवा संभाग और शहडोल संभाग के अंतर्गत 6 जिले हैं, उसमें सेलिब्रेशन जैसा दिन रहेगा। लोग उत्सव मनाएंगे उस दिन, जिस दिन वाइट टाइगर की वापसी होगी। तो ऐसा काम जिससे पूरे विंध्य के लोग उत्सव मनाएं, तो वो वन मंत्रालय में तो शायद मुझे 1 साल का काम करने का मौका इसीलिए मिला था, ऊपर वाले ने इसीलिए दिया था कि इसकी मैं आधारशिला रख दूँ। लेकिन आधारशिला रखने पर से तो काम नहीं चलेगा जब तक उसको पूरा न कराएं। तो इसलिए दूसरे मंत्रालय में जाने के बाद भी इसको पूरा कराने के लिए जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी मैं हमेशा खड़ा रहा। और जब तक इसका लोकार्पण नहीं हो जाता मैं अभी अपने इस काम को पूरा नहीं मानता। कितना समय लग जाएगा कि रीवा इस वाइट टाइगर के ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 2 महीने के अंदर, अप्रैल के लास्ट में या मई के महीने में हमारी कोशिश है कि इसका भव्य लोकार्पण करेंगे। और पूरे विंध्य के लोग जो इसके लोकार्पण का इंतजार कर रहे हैं वो सारे लोग इसके साक्षी बनेंगे। एक और बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है रीवा में, सोलर प्लांट का, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं। कब से इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी और अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है? देखिए, सोलर प्लांट के लिए सबसे पहली आवश्यकता है ज़मीन की, और 1 मेगावाट के लिए 5 एकड़ ज़मीन की जरूरत पड़ती है कम से कम। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि ऐसी ज़मीन जो उपजाऊ न हो और बड़े स्ट्रेच में हो, और सरकारी ज़मीन यदि मिल जाए, बंजर ज़मीन, तो सोलर प्लांट लगने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और ये ज़मीन मेरी नज़र में बहुत पहले से थी कि गुड़ के पास ये ज़मीन है जहाँ कुछ नहीं हो सकता। और जब सोलर प्लांट लगाने की बात चली, जब ऊर्जा विभाग मेरे पास आया और सोलर एनर्जी का डिपार्टमेंट में मेरे पास आया और सोलर प्लांट लगाने की बात चलती थी, तो मैं हर जगह ये बात रखता था कि वास्तव में इतनी बड़ी ज़मीन देश में शायद ही कहीं हो, 6 गुण में है।
और पूरी तरह से बंजर ज़मीन है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये ज़मीन सिर्फ सोलर प्लांट लगाने के लिए बनी है। ये बातें मैं मजबूती से रखता था। जी। तो आज ये परिस्थितियाँ बन गई हैं कि अब सारे लोग इधर देख रहे हैं। बड़ी क्षेत्रफल में ज़मीन यहाँ पर रीवा में थी। ये कारण है कि आपके ऊर्जा मंत्री रहने के कारण रीवा की गोद में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया। दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए मैं ऊर्जा मंत्री हूँ और यदि ज़मीन सोलर प्लांट लगाने के लिए उपलब्ध नहीं करा पाऊँ तो फिर ये सोलर प्लांट लग नहीं सकता है। आज पंजाब में कोई बड़ा सोलर प्लांट लगाना चाहे तो वहाँ पर 1-1 इंच ज़मीन इतनी उपजाऊ है और कृषि की है, तो वहाँ पे ज़मीन ही नहीं है कि सोलर प्लांट लग जाए। तो ज़मीन होना भी ज़रूरी है, और चूँकि ज़मीन हमारे ज़िले में थी और मैं इस विभाग का मंत्री भी था, तो चीज़ें चल पड़ी और आज दुनिया रीवा की ओर देख रही है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में क्या स्थिति है, कितनी इसकी लागत लग रही है और किस तरह का प्रोसेस में जारी है? वर्ल्ड बैंक से किस तरह का सहयोग लिया जा रहा है? केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? इसमें केंद्र सरकार की पूरी भूमिका है। मॉडल जिसके अंतर्गत ये प्लांट आना है वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ने बनाया है, जिससे कि इसकी कीमत 5 रुपये तो ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 रुपये से ज़्यादा ना पड़े, जिससे कि इस जब बिजली को खरीदने वाले पीछे ना हटें, क्योंकि सोलर एनर्जी को खरीदने वाले चाहिए और यदि लोग खरीदने के लिए पीपीए नहीं करेंगे तो फिर इसकी वैलिडिटी नहीं आती है। इसलिए 5 से 5.5 रुपये इसकी टैरिफ है, और इस सीमा तक टैरिफ रखने के लिए क्या क्या सुविधाएं डेवलपर को दें, इस पर काफ़ी मंथन हुआ है, जिसमें ये विचार भी आया था कि वर्ल्ड बैंक सॉफ्ट लोन जो ज़्यादा 2% पड़ता है वो उपलब्ध कराएगा। वर्ल्ड बैंक से MNRE डिपार्टमेंट जो है वो सॉफ्ट लोन 2000 करोड़ दिलाएगा और बाकी डेवलपर अपना लगाएगा, तो इससे इसकी वैलिडिटी बनेगी। और भी कुछ उसमें राज्य सरकार का क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा इस पूरे प्रोजेक्ट? राज्य सरकार अपनी ज़मीन देगी और उस ज़मीन के आधार पर जो बिजली बनेगी और जो बिकेगी, एक तो 50% पहला अधिकार हमारा रहेगा उस बिजली पे, हम लेना चाहें तो हम लेंगे और छोड़ना चाहें तो छोड़ देंगे। और उसमें ये भी हम लोगों ने बात रखी है, जो अभी अंतिम होगी, कि जो बिजली बिकेगी उसमें एक निश्चित लाभ का एक निश्चित हिस्सा मध्य प्रदेश को भी मिले, क्योंकि हमने ज़मीन हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों पे मंथन हो रहा है। उत्पादन क्षमता क्या रहेगी इस पूरे प्रोजेक्ट की? 750 मेगावाट का ये प्लांट रहेगा और नॉर्मली आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके आधार पर 20 से 25% इसका पीलअप होता है जी। तो आप ये मानिए कि 750 मेगावाट में 20 से 25% पीलअप के आधार पर बिजली पैदा होगी। अब एक आपसे अलग हटके थोड़ा सा प्रश्न करूँगा कि फ़िलहाल मध्य प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति है? अटल ज्योति योजना का शुभारंभ किया तो उसके बाद प्रयास किए जा रहे थे कि 24 घंटे गाँव में भी बिजली दी जाए, ठीक है, मैं आपके मुँह से सुनना चाहूँगा फ़िलहाल वर्तमान की क्या स्थिति? 24 घंटे अभी भी बिजली बिना किसी रुकावट के दी जा रही है और बिजली की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बिजली हमारे पास उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो लीकेजेस को ठीक करने का काम है वो ज़रूर अभी 40% बचा हुआ है, जो हमने फीडर सेपरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना RAP-DRP योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ का काम लिया था हाथ में, उसमें 60% काम तो हो गया, 54% से लॉस हमारा करीब 28% आ गया है, लेकिन इसको 10 से 15% तक जब तक हम पहुँचाएँगे नहीं तब तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे। अभी भी बिजली कंपनी को चलाने के लिए हमको 2,000 करोड़ रुपये का वर्किंग लोन देना पड़ता है सरकार के बजट से। तो ये वर्किंग कैपिटल लोन लेना ना पड़े, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को हमें 10 से 15% पहुँचाना पड़ेगा, जिस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन बिजली की उपलब्धता का जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट बन चुका है। फ़िलहाल एक चीज़ देखें तो अभी हाल ही में मोदी जी ने एक संदेश जारी किया था किसानों के लिए, किसानों से मन की बात कही थी, लेकिन उस दौरान देखा गया कि कई गांवों में उसी पर्टिकुलर टाइम पर जबकि अलर्ट हो जाता है प्रशासन, अक्सर जब प्रधानमंत्री का संदेश राष्ट्रीय लेवल पर प्रसारित होता है, लेकिन कई गाँवों में बिजली नहीं मिल पाई थी।
जिसके कारण कई किसान प्रधानमंत्री का संदेश सुनने से वंचित रह गए थे। आप देखेंगे इस मुद्दे पर ना चाहते हुए मैं एक चीज़ और आपको ध्यान दिलाऊं कि चूँकि गड्ढे और बिजली के कारण दिग्विजय सिंह की सरकार गिरी थी, अब आपके हाथ में ऊर्जा मंत्रालय की कमान है, तो क्या आप शिवराज सिंह चौहान का ऐसा कंधा बनेंगे कि उनकी इस सरकार को बिजली के मामले में नैया पार लगा? 2013 में तो नैया पार हो गई। हाँ, क्योंकि 2013 के पहले अटल ज्योति अभियान शुरू किया गया था और जून तक में 24 घंटे बिजली देना शुरू हो गया था। और लोग ये मानते हैं कि सिंचाई और अन्य कल्याणकारी काम जो शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू किए थे, उसके साथ बिजली भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था तीसरी बार सरकार बनने में। और उसके बाद से लगातार हमारी बिजली की क्षमता वृद्धि होती चली जा रही है। अभी पिछले दिनों खंडवा में प्रधानमंत्री जी आए थे और 1200 मेगावाट का जो पावर प्लांट पिछले 4 सालों से बन रहा था वो बन के पूरा हो गया और 1320 मेगावाट का उन्होंने भूमि पूजन भी कर दिया सेकंड फेज़ का, जो कि आने वाले 3-4 सालों में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही जो हमने PPAs किए हैं, लगातार बिजली की क्षमता हमारी बढ़ती जा रही है। तो यदि कहीं अंधेरा होता है तो उसके 2 कारण हैं। या तो उस ट्रांसफार्मर से संबंधित जो उपभोक्ता हैं वहाँ पर 50% से ज़्यादा एरियर्स होगा, पेमेंट नहीं हुआ होगा। अच्छा, एक कारण ये है, क्योंकि इसमें बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अब ये तय हो चुका है कि हम बिजली ट्रांसफार्मर ख़राब होने के बाद वहीं के ट्रांसफर बदल पाएंगे जहाँ पर कम से कम आधा पैसा जमा हो जाए। यदि 1 लाख रुपए का बिल है उस ट्रांसफार्मर में और यदि 50,000 भी जमा हो गया, 50,000 नहीं भी जमा होता, तत्काल तीसरे दिन उस ट्रांसफार्मर को बदलना है। लेकिन यदि 50,000 भी जमा नहीं है तो फिर वहाँ पर हम ये प्रेशर बनाएंगे कि पैसा इतना तो जमा हो जाए कि कम से कम हम कोयले और बिजली का पेमेंट करने की स्थिति में बने रहें, जिससे 24 घंटे बिजली जारी रहे। तो एक तो जहाँ पर नॉन पेमेंट की स्थिति है वहाँ पर अंधेरा होता है, या फिर मान लीजिए कभी कोई आंधी तूफान आ गया और आंधी तूफान के कारण कोई खंभे डिस्टर्ब हो गए या कोई तो उससे लोड शेडिंग यदि होती है तो वो यदि कोई बड़ा नुकसान हो गया तो 24 घंटे लग जाते हैं बनाने में, छोटा नुकसान हुआ तो 2-4 घंटे लगते हैं बनाने में। तो इन 2 कारणों के अलावा बिजली की कमी के कारण अब बिजली कहीं नहीं जाती। पहले बिजली के कारण लोड शेडिंग होती थी जी, बिजली की कमी के कारण। अब हमारे पास इतना बिजली है कि यदि हम बिजली लोड शेडिंग का कोई सवाल ही नहीं, दूसरे राज्यों को बिजली बेचने का भी काम करते हैं। और यदि कहीं कोई ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो बात अलग है, या फिर नॉन पेमेंट के कारण वहाँ की बिजली प्रोजेक्ट कब तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी सारी कठिनाई भी मानते हैं, लेकिन फिर भी क्या आशा नजर आती है? क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि अप्रैल के महीने में इसका टेंडर फ्लोट हो जाए और इतने बड़े प्रोजेक्ट का टेंडर फ्लोट होने के बाद फाइनलाइज होने में कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि 4 महीने बाद इसके काम शुरू होने की स्थिति बनेगी और 2 साल और इसको कंप्लीट करने में लग सकता है। तो कुल मिला के ये पूरा प्रोजेक्ट अभी से यदि हम जोड़ें तो 3-4 महीने बाद शुरू होगा और 2.5 साल बाद पूरा होगा। सरकारी कार्यालयों और घरों पर भी सौर पैनल लगाने की बात कही जा रही है, उस कार्य योजना को लेकर के क्या? उसके लिए एक नेट मीटरिंग पॉलिसी को लाना आवश्यक होगा, जिससे कि हर इंडिविजुअल अपने घर के छतों में सोलर पैनल लगा के और सोलर बिजली जनरेट करने की स्थिति में आए और वो वायबल हो। तो नेट मीटरिंग पॉलिसी भी हम बहुत जल्दी कैबिनेट से अप्रूव कराने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग उस पॉलिसी के आधार पर अपने छतों में जब सोलर पैनल लगा के सोलर बिजली पैदा करना शुरू करेंगे तो रियल में क्रांति उसके बाद होगी। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? कितने जिले आप इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं? कहाँ से करेंगे? उसमें तो एक साथ पूरे प्रदेश में पॉलिसी फाइनल होने के बाद पूरे प्रदेश में एक साथ उसको फ्लोट करेंगे और लोगों को आमंत्रित करेंगे, उनको जानकारी देंगे और उसमें जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो सामने आएंगे। शुरू में थोड़ा गति धीमी हो सकती है, लेकिन बाद में एक बार गति पकड़ेगी तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि फिर काफ़ी लोग इसमें आगे आएंगे। आप सरकार के बड़े जिम्मेदार मंत्री माने जाते हैं। फिलहाल मौसम की बड़ी मार पड़ी है अन्नदाताओं पर और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अन्नदाता सुखी रहे एक ही स्लोगन उनका हमेशा रहा है।
तो सरकार ने क्या पॉलिसी रखी है अभी, किस तरह से राहत दी जाएगी उन ओला प्रभावित किसानों को? उसमें बहुत गंभीरता के साथ सर्वे का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं सभी प्रभावित जिलों के में गए हैं, किसानों के खेतों में गए हैं। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि पूरा प्रशासन गंभीर हो जाए, सक्रिय हो जाए, दौड़ पड़े और सर्वे हो, और उसमें 3-4 विभाग के लोग उसमें ज्वाइंट सर्वे करेंगे, कोई जिससे सर्वे में कोई गलती गड़बड़ ना हो। उसमें उस गांव के प्रमुख 2-4 लोगों को भी सर्वे दल में शामिल किया गया है। उसके बाद पंचायत कार्यालय में सर्वे सूची चस्पा होगी, जैसे कि किसी भी प्रकार ट्रांसपेरेंसी रहे। और सब्जियों में तो उन्होंने कह ही दिया है कि सब्जियों का जो नुकसान हुआ है 26,000 रुपये पर हेक्टेयर देंगे। बाकी जो गेहूं की फसल और दलहन की फसलें ख़राब हुई हैं उसमें 15,000 रुपये पर हेक्टेयर जो आरबीसी में उन्होंने प्रावधान करके बढ़ा दिया था जी, उससे किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। और उन्होंने जो सोसाइटी से कर्जा था उसको स्थगित कर दिया वसूली का। फिलहाल मतलब इस वर्ष वसूली नहीं की जाएगी उसमें। लघु अवधि को मध्यम अवधि में कन्वर्ट कर दिया है। बिजली के बिलों की वसूली को स्थगित कर दिया है। उनके घर में यदि बच्ची की शादी होने वाली थी तो तमाम राहत के साथ 25,000 रुपये और भी यदि 50% से ज़्यादा नुकसान हुआ है देने की बात कही है। बिजली बिल को लेकर के क्या है? बिजली बिलों क्योंकि के वसूली को स्थगित कर दिया गया है। इस साल कोई वसूली नहीं की 50% से ज़्यादा नुकसान जिन किसानों का हुआ है उनसे बिजली के बिल जो भी उनके पास रहे होंगे उसको वसूली से रोक दिया गया है। और वो आने वाले समय में 1 वर्ष के बाद जब डिमांड जारी करेंगे तो उस समय इन 1 वर्षों में कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। इस प्रकार से एक बड़ी राहत दी गई। शुक्ला जी, बहुत बहुत आपको अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। आपके दोनों बड़े प्रोजेक्ट जल्दी से पूरे हों उसके लिए आपने हमसे चर्चा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शुक्ला जी जिन्होंने दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताया है जो रीवा में शुरुआत होने जा रहे हैं। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत से मुलाकात होगी। देखते रहिए ऐसा नहीं।